तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद की क्लास। अब हमें समझना है हमारा फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, मतलब EMH। एक्चुअली क्या थियरी क्या है ये इफेक्टिव मार्केट का, मतलब हमसे क्या बोलना चाह रहा है। अब हमें बोल रहा है मार्केट अगर इफेक्टिव है ना, तो आपने जो एनालिसिस किए हैं ना, उन एनालिसिस का इस मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली मार्केट का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ सिक्योरिटी जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है, उसी को तो हम मार्केट बोलते हैं। हाँ सर, मार्केट मतलब CMT के अकॉर्डिंग बहुत सारी सिक्योरिटीज, इसमें सारी सिक्योरिटीज होती है, निफ्टी वगैरह। तो वो बोल रहा है जो मार्केट होता है ना, ये मार्केट अगर एफिशिएंट है तो इस मार्केट में जो भी सिक्योरिटी रन कर रही है ना, उन सब का अब कोई भी तरह का एनालिसिस कर लो, कुछ नहीं हो सकता। उसका जो प्राइस चल रहा है वो एकदम करेक्ट चल रहा है। तुमने CMT में बहुत सारी चीजें निकाली, तुमने CMT में निकाला, या फिर तुमने CMT में सबसे पहली चीज तुमने निकाली थी कि एक मार्केट कुछ रिस्क पे हमें एक रिटर्न देता है। फिर हमने कहा हम मार्केट से क्या उम्मीद रखते हैं, जो मार्केट हमें देता है, जो मार्केट एक्चुअल में पिछले पास्ट ईयर के डेटा से हमें दे रहा है, वो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आने वाले फ्यूचर का। और हम मार्केट से जो उम्मीद रखते हैं वो RE है, मतलब मार्केट से रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो ये बोलता है रिक्वायरमेंट हो मार्केट से तुम्हारी या फिर तुम्हारा जो ER हो हमेशा इक्वली रहेगा, वो कभी अलग हो नहीं सकता, बिकॉज मार्केट एकदम इफेक्टिव है। इफेक्टिव मार्केट, सर ढंग से समझाओ, समझ नहीं आ रही बात। चलो ठीक है, देखो ढंग से देखो। मतलब जैसे मान लो कि सिक्योरिटी है रिलायंस, तो इस रिलायंस को मैंने एनालिसिस किया, क्या रिलायंस का मार्केट इफेक्टिव है या नहीं है। तो मैंने कहा मार्केट इफेक्टिव वो होता है जिसपे ना तो पास्ट प्राइस का इंपैक्ट अभी आने वाला है, ना करंट प्राइस का इंपैक्ट होगा, और ना इनसाइडर ट्रेडिंग का इंपैक्ट होगा। मैंने तीन चीजें बोल दी, पास्ट प्राइस, करंट प्राइस और आने वाली फ्यूचर इंफॉर्मेशन। तीनों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों इंफॉर्मेशन का अपने अंदर ले चुका है। ये तीनों इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले चुका है। जो इसका भाव चल रहा है ना, जो इसकी वैल्यू चल रही है, वो इन तीनों बातों को कंसीडर करके चल रही है। तो हम कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जो इंफॉर्मेशन मार्केट में वो सबके पास है, तुम्हारे पास नहीं है अकेली। अगर पास्ट इंफॉर्मेशन से तुम कुछ निकालते कि नहीं पास्ट में इसमें इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आने वाले समय में इतना फ्लक्चुएशन और हो सकता है, हमने ये निकाल लिया मान लो, तो हम बोलेंगे वो निकाल मत, वो एक्चुअली इस पे इंपैक्ट आ चुका है। वैसे अभी करंट में कुछ इंफॉर्मेशन आई से बोला रिलायंस बहुत जल्दी एक नया पेट्रोलियम प्रोडक्ट खोलने वाली है, तो रिलायंस के पेट्रोलियम से रिलायंस के शेयर की प्राइस थोड़ी ऊपर होगी। तो रिलायंस के शेयर की प्राइस जैसे ऊपर होने लिए हम बोल रहे हैं वो ऊपर हो चुकी है, वो ऊपर होने वाली नहीं है। जो तुम होने वाला बोल रहे हो ना इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, वो हो चुका है, क्योंकि ये मार्केट इफेक्टिव है। यहाँ पे एक्टिव लोग है, जो भी बायर और सेलर है वो सब एक्टिव है, और इतने एक्टिव है कि वो तुरंत जो इंफॉर्मेशन आती है उसका इंपैक्ट तुरंत उस सिक्योरिटी पे हो जाता है। अगर तुरंत सिक्योरिटी पे उस चीज का इंपैक्ट हो जाता है तो ऐसे मार्केट को हम इफेक्टिव मार्केट बोलते हैं। मतलब ना तो उस पे पास्ट इंफॉर्मेशन से हम कुछ नई जानकारी निकाल सकते, क्योंकि जो इंपैक्ट आना था पास्ट इंफॉर्मेशन से वो आ चुका है। जो चार्ट वगैरह बना के जो इंफॉर्मेशन मिलनी थी, उसका जो इंपैक्ट लाना था रिलायंस पे, वो आ चुका है। वैसे ही अभी करंट इंफॉर्मेशन अगर रिलायंस के बारे में कोई जनरेट हुई है, तो उसका इंपैक्ट भी रिलायंस पे आ चुका है। और साथ में अगर हमें रिलायंस के बारे में कोई इंटरनल खबर पता है, जिसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो सिर्फ इंटरनल लोगों को पता होती है, इनसाइडर्स को पता होती है, वो कल मार्केट में आने वाली है। तो आज रात को मैंने अपने लोगों को बोला खरीदो, फुल शेयर खरीदो, कल इसकी कीमत बढ़ने वाली। उस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट भी आ चुका है इफेक्टिव मार्केट में। देख रहे हो तुम, क्या दुनिया में ऐसे कोई इफेक्टिव मार्केट होता है? अभी तक तो ऐसा इफेक्टिव मार्केट इंडिया का तो नहीं है। समझ लो ना, इंडिया का ऐसा इफेक्टिव मार्केट नहीं है। पर एक ये थियरी है तो कि इफेक्टिव मार्केट का मतलब क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव मार्केट पे पास्ट इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, और करंट इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हम करंट इंफॉर्मेशन को देख के इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते और बोलते हैं आने वाले समय में ये होगा, चल खरीद शेयर, सारा तेरा पैसा डबल हो जाएगा। हम बोल ही नहीं सकते किसी को, कोई भी इंसान इफेक्टिव मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग का इफेक्ट इस पे आ चुका है। तुरंत जैसे ही घटना होगी उसका इंपैक्ट तुरंत सिक्योरिटी पे आ जाएगा। ऐसे मार्केट को बोलते हैं इफेक्टिव मार्केट। मतलब मार्केट में चलने वाली हर एक सिक्योरिटी पे ना तो टेक्निकल एनालिसिस लग सकता है, ना फंडामेंटल एनालिसिस लग सकता है, और ना ही इनसाइडर ट्रेडिंग लग सकती है। तीनों ही टेक्निक्स फेल हो गई। तो फिर हम पागल है क्या सर, जो इतने दिनों से
एमपीटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं रिस्क कम हो जाएगी, रिटर्न बढ़ जाएगा। सीएमटी पढ़ा, सीएमटी में हमने ईआर निकाला, आरई निकाला, रिक्वायर्ड रिटर्न निकाला और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। फिर हमने कहा दोनों कम है तो सिक्योरिटी बेच दो, ज्यादा है तो खरीद लो, मतलब ईआर ज्यादा है आरई कम है तो खरीद लो, ईआर कम आरई ज्यादा तो बेच दो। ऐसा हमने सब एनालिसिस किया। फिर उस एनालिसिस का मतलब क्या रहा सर? वो तो वेस्ट हो गया। मैंने कहा वो वेस्ट होगा इफेक्टिव मार्केट में, पर हर मार्केट इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब सर हम ये पता लगा लेंगे कि मार्केट इफेक्टिव या अनइफेक्टिव है, ऐसा। तो अभी तो हम थियरी पढ़ रहे हैं कि इफेक्टिव मार्केट क्या होता है। तो मैंने कहा इफेक्टिव मार्केट में एक्टिव बायर्स होते हैं, एक्टिव सेलर्स होते हैं। टेक्निकल, फंडामेंटल और इनसाइडर ट्रेडिंग का इंपैक्ट सिक्योरिटी पे उसी समय आ जाता है जिस समय वो घटनाएं होती है। तो घटनाएं हुई और इसने अपने ऊपर वो इंपैक्ट ले लिया। तो अब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लो वो बात अलग है। तो तुमने कहा प्राइस ऐसे ऐसे होगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमा सकते हो, पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो तुम सोच रहे थे अब वो नहीं कमा पाओगे कभी भी, बिकॉज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जब मार्केट इफेक्टिव है। ये मार्केट इफेक्टिव मार्केट है। ओके सर, तो सर मार्केट इनइफेक्टिव होता है ये हमें पता लग जाए तो शायद हमारी बात बन सकती है कि हम इनइफेक्टिव मार्केट में तो सारा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस मार्केट को हम इफेक्टिव और इनइफेक्टिव दो कैटेगरी में नहीं बांटते हैं। हम बांटते हैं इफेक्टिव मार्केट में भी अपनी अपनी, वो कहते हैं ना, मतलब इफेक्टिव मार्केट में खुद के पिलर है, जैसे वीकली इफेक्टिव, फिर सेमी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव और फिर स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव और एक अनइफेक्टिव। मतलब ये सब एनालिसिस, मतलब इन सबको टाइप्स में बांट दिया कि एफिशिएंसी के अपने अपने टाइप होते हैं। एफिशिएंसी के 3 टाइप होते हैं और एक इनएफिशिएंट मार्केट होता है। अभी जो दुनिया में मार्केट्स चल रहे हैं वो सभी एफिशिएंसी वाले ही चल रहे हैं, या तो वो वीक एफिशिएंट है, या वो सेमी एफिशिएंट है, या वो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। और अनएफिशिएंट जो मार्केट है वो एक ही मार्केट है जिसका नाम तुम जानते हो, कराची स्टॉक एक्सचेंज। कराची बोले तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। तो मैंने कहा देखो इफेक्टिव मार्केट क्या होता है। मैंने कहा इफेक्टिव मार्केट का मतलब बायर्स और सेलर्स सब एक्टिव है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग, इस तीनों का इंपैक्ट इस मार्केट में आ चुका है। अब इस मार्केट में कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। अब ये एमपीटी और सीएमटी थ्योरी यानी कि मार्कोविच और जो ये शार्प था इसके गुरु थे फामा, वो फामा जो गुरु थे उन्होंने कहा इफेक्टिव मार्केट की खुद की अपनी 3 कैटेगरी होती और एक इनइफेक्टिव मार्केट होता है। इनइफेक्टिव मार्केट बहुत ज़्यादा जो अनडेवलप्ड कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री जो अभी उभरी नहीं है, उन कंट्रीज या फिर जिन कंट्रीज पे टेररिस्ट रहते हैं, जिन कंट्रीज में, उन कंट्रीज का मार्केट अनइफेक्टिव होता है। तो वहां तो इन्वेस्टमेंट करें तो एकदम बेकार मार्केट है, मार्केट ही हिल जाएगा। मार्केट तो अपने को इफेक्टिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस फार्मा ने कैटेगरीज डिवाइड की, उसने इस तरह का एक पिलर बनाया और बनाया कि जो फर्स्ट फ्लोर है इस पिलर का, और जो सेकंड फ्लोर है और जो थर्ड फ्लोर है, ये 3 फ्लोर में मार्केट को बांट दिया। उसने बोला ये तो मार्केट है वीकली एफिशिएंट, मतलब यहाँ जो फर्म्स होगी वो वीकली एफिशिएंट फर्म होगी, यहाँ जो होगी वो सेमी स्ट्रॉन्ग फर्म होगी, और यहाँ जो होगी वो होगी स्ट्रॉन्ग फर्म, और यहाँ जो होगी ना सबसे नीचे, इसको बोलेंगे अनइफेक्टिव फर्म्स, अनएफिशिएंट मार्केट। तो ये तो हो गया कराची स्टॉक एक्सचेंज। कराची स्टॉक एक्सचेंज देखो इनइफेक्टिव है बिल्कुल कराची स्टॉक एक्सचेंज। कराची वाला कोई देख रहा तो देखो बुरा मत मानना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी जो गवर्नमेंट है उसको आपके मार्केट को रिवाइवल करवाना चाहिए, टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग वहाँ की जनता है, आवाम है, तो आप जानते होंगे कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एज एन इंडियन मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ पाकिस्तान विरोधी, बट मैं उस सोच का विरोधी हूँ जो मेरे देश के खिलाफ है, बिकॉज आई लव माई कंट्री। और अगर पाकिस्तान अगर हमारी बुराई करता है, हमारे पे टेररिस्ट अटैक करवाता है, तो ऐसे मुल्क के बारे में जितना बुरा बोलूँ उतना मुझे अधिकार है, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। जय हिंद और जय भारत। किसी कराची वाले को बुरा लगा तो लगा भैया, आपकी कंट्री को रिवाइवल करो ताकि आपके मार्केट को मैं एफिशिएंट मार्केट बोलूँ, पर ये तो इनएफिशिएंट मार्केट है। तो है, बुरा लगे तो लगे, इसमें क्या है। तो ये मार्केट इनएफिशिएंट मार्केट है। उसके अलावा वीकली एफिशिएंट मार्केट क्या होता है सर? टेक्निकल एनालिसिस का जिस पे असर आ चुका है, मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास्ट की इंफॉर्मेशन को हम खंगाल रहे हैं, पास्ट में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, हो नहीं सकता। पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन जिसका तुम अभी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो वो हो चुका है, उसका इंपैक्ट इस पे आ चुका है, इसीलिए ये वीकली एफिशिएंट फर्म है। पर अनएफिशिएंट मार्केट पे टेक्निकल एनालिसिस भी लगाया जा सकता है, बट वीकली
एफिशिएंट फर्म पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस से जो इंपैक्ट आना था वो इंपैक्ट इस पे आ चुका है। तो टेक्निकल एनालिसिस का इंपैक्ट ही अपने अंदर ले चुकी, पर फंडामेंटल यानी कि करंट जो भी मार्केट सिचुएशन चल रही है उसका इंपैक्ट आना बाकी है, तो उससे खेलो, इनसाइडर ट्रेडिंग से खेलो। ओके सर, और अब ऊपर वाला सर सेमी एफिशिएंट किसको बोलेंगे? तो जो यहां होगा उसको बोलेंगे वीकली एफिशिएंट, जो यहां होगा उसको बोलेंगे सेमी एफिशिएंट। और सेमी एफिशिएंट मार्केट का मतलब क्या होगा? सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। इस तरह के मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का भी इंपैक्ट आ चुका है, और जो करंट प्राइस चल रही है फंडामेंटल एनालिसिस उसका भी इंपैक्ट आ चुका है। तो करंट एनुअल रिपोर्ट से कोई एनालिसिस मत करो कि इसके हिसाब पे ऐसा लगता है हमको ऐसा हो जाएगा, इसके हिसाब पे हमको लगता है वैसा हो जाएगा। हो नहीं सकता, हो गया, जो होना था वो हो गया। मतलब टेक्निकल एनालिसिस यहां हमें कमाई करके नहीं दे सकता, यहां टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही तरह के एनालिसिस हमें कमाई करके नहीं दे सकते। और यहां जो है स्ट्रॉन्ग फर्म यानी कि स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, इस मार्केट में तो ना फंडामेंटल एनालिसिस काम आएगा, ना टेक्निकल एनालिसिस काम आएगा, और ना इनसाइडर ट्रेडिंग काम आएगा। इन तीनों का इंपैक्ट इस तरह के मार्केट में आ चुका है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट। तो अब हमने समझ लिया कि एफिशिएंट मार्केट, अगर एक बड़ा टर्म हम यूज करते हैं तो हम बोलेंगे एफिशिएंट मार्केट वो होता है जहां एक्टिव बायर होते हैं, एक्टिव सेलर होते हैं, जहां पे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग तीनों ही काम के नहीं है, तीनों का इंपैक्ट आ चुका है। ऐसे मार्केट एक्चुअली अभी देखने को नहीं मिलते हैं इस दुनिया में, बिकॉज कोई कंपनी ऐसी बनी नहीं, आज तक कोई मार्केट ऐसा नहीं बना जो एफिशिएंट हो जाए। बिल्कुल मार्केट में कुछ ना कुछ कमी है, उसकी वजह से ही जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो कमाई कर पा रहे हैं, उसकी वजह से तुम लोग कमाई कर पा रहे हो, उसकी वजह से बहुत सारे लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। आज मेरा फ्रेंड अभी एक घर आया था, मतलब मेरा फ्रेंड नहीं, वो मेरे बड़े वाले भैया का फ्रेंड है। हाँ, मेरे बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सी रोहित कुमार शर्मा, और उनके फ्रेंड है एक। तो अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, भैया घर पे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिकॉज मैं जिस तरह की टेक्निकल बातें करूँगा तो उससे तुम्हें लगेगा कि हाँ वो उनके पास ही आया होगा मिलने। तो एक्चुअली भैया क्रिप्टो के बारे में कुछ बता रहे थे, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में उस बंदे ने अभी शायद $4 के आसपास लगाए थे, और अभी उसकी जो प्राइस थी 6 डेज हुएंगे उस क्रिप्टो में लगाया था, उसकी जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ वो आई थिंक अप्रॉक्स $10 उसने लगाए थे, 4 नहीं 10 लगाए थे, और अभी $464 तक पहुंच चुका है। बताओ, $10 464 में कन्वर्ट हो गया ओनली ऑन 6 डेज में। तो ये क्रिप्टो का उछाल है। तो वही बोल रहा हूँ, मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की जगह है। कोई भी मार्केट, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं आ चुका है, एफिशिएंट कोई मार्केट हुआ ही नहीं अभी। हम 3 ब्रदर हैं, सबसे छोटा वाला भाई है वो सीए फाइनल का एग्जाम फाइट कर रहा है, अभी उसका रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों बाद, और आई होप सो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके हम लोगों के साथ मौजूद होगा कुछ ही दिनों बाद। तो वो बातें हम छोड़ते हैं, अब छोड़ो वो सब बातें। तो 3 एफिशिएंट, वीकली एफिशिएंट, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, ये 3 तरह की कैटेगरी होगी। तो जो इन एफिशिएंट मार्केट है वो तो खराब है, बर्बाद मार्केट, उसमें पैसा लगाओ मत, मतलब उसमें हर चीज का इंपैक्ट बढ़ेगा, वो तुम्हें सुपर से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा के देता है और तुम्हारे पैसे को जीरो भी कर सकता है। तो ऐसे मार्केट से तो भैया दूर रहो। वीकली एफिशिएंट मार्केट ठीक होगा, स्ट्रॉन्ग, सेमी एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, ये 3 कैटेगरी हो गई। तो इस तरह का कुछ एनालिसिस हमको करा। अब हमने कहा कुछ टेस्ट है, मतलब प्रैक्टिकल सवाल जो इस पे आते हैं, अब वो भी हम करेंगे। अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल बात कर ली, इस पे प्रैक्टिकल सवाल कैसे आते हैं। तो वीकली एफिशिएंट अगर कोई मार्केट है तो वीकली एफिशिएंट मार्केट को पहचानने का तरीका क्या होगा, मतलब वीकली एफिशिएंट मार्केट पे कुछ टेक्निक्स लगती है, प्रैक्टिकल सवाल आते हैं इसमें। तो इस पे जो टेक्निक्स लगती है वो कौन कौन सी है, इस पे टेक्निक्स लगती है ऑटो कोरिलेशन, जो एग्जाम में नहीं था पर आ गया। ऑटो कोरिलेशन वीकली एफिशिएंट मार्केट को टेस्ट करने के काम में आता है। कैसे आता है वो बताऊंगा मैं। सीरियल कोरिलेशन, एक होता है रन टू रन टेस्ट, या उसको बोलूं रन टेस्ट। ये 3 टेक्निक्स है जिससे ये पता पड़ता है कि मार्केट वीकली एफिशिएंट है या नहीं। वैसे ही सेमी स्ट्रॉन्ग की भी अपनी एक टेक्निक है, और वैसे ही स्ट्रॉन्ग मार्केट की भी अपनी एक टेक्निक्स है। मतलब सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी की अपनी टेक्निक्स है और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी की अपनी टेक्निक्स। ये दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे तो हमारे सिलेबस में जो वीकली एफिशिएंट है उसमें से भी सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है, वीकली एफिशिएंट को टेस्ट करने के लिए एक ही टेक्निक उन्होंने दी है जिसका नाम है रन टेस्ट। पर मैं बता रहा हूँ, जैन 21 का पेपर था, उसमें ऑटो कोरिलेशन आ गया है,
तो क्या सर फिर सेमी स्ट्रांग वाली टेक्निक्स नहीं आ सकती? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला नहीं आ सकती, आने में कुछ भी आ सकता है, स्ट्रांग फॉर्म वाली टेक्निक्स भी आ सकती है। बट अगर मान लो वो टेक्निक्स आती है तो हम उसको क्या करेंगे, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिनको हम बोलेंगे नॉट एग्जाम ओरिएंटेड सम, ठीक है ना। जो एग्जाम ओरिएंटेड सम नहीं होंगे उनके हम सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे चैनल पर, ठीक है। पर अभी जो हम कर रहे हैं वो तो हम यही कर रहे हैं कि भाई जो आ सकता है, जिसकी एक पॉसिबल रेंज है, तो मुझे ऑटो कोरिलेशन वापस शामिल करना पड़ा, वरना इसको भी मैं एक आउट ऑफ द सिलेबस स्टफ में डालता। बट क्या करूँ, सवाल आ गया जैन 21 में, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा वीकली एफिशिएंट मार्केट का मतलब क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ एक वीकली एफिशिएंट मार्केट का मतलब होगा कि पास्ट इंफॉर्मेशन जो पास्ट में हुई उसका इंपैक्ट इस पे आ चुका है। अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते पास्ट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। हमने कहा अच्छा सर, और इसको टेस्ट करने के लिए उसने बोला ऑटो कोरिलेशन लगाओ। नाम से ही पता पड़ रहा है कोरिलेशन है ये, और कोरिलेशन तो तुमको आता है भाई। कोरिलेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कोरिलेशन निकालने के लिए हमें कोवेरिएंस चाहिए एक्स और वाई का, और उसके बाद हमें आर चाहिए। आर का फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस एक्स और वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मतलब हमारा अल्टीमेट काम होगा टेस्ट जो करना है वीकली एफिशिएंट है या नहीं, इसमें कोरिलेशन निकालना है। सीरियल कोरिलेशन में भी कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन में भी कोरिलेशन और सीरियल में भी कोरिलेशन। मतलब निकालना तो कोरिलेशन ही है, ऑटो हो या फिर सीरियल हो, मतलब कोरिलेशन निकालने के हमें 10 नंबर का सवाल था वो, या शायद 8 का था, पर निकालना सिर्फ कोरिलेशन था। अब कोरिलेशन कैसे निकलता है ऑटो कोरिलेशन में और सीरियल कोरिलेशन में, और कोरिलेशन क्यों वीकली एफिशिएंट मार्केट का एक टेस्ट बन पाए। बेटा कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, पास्ट के हमें डेटा दिए हुए रहते हैं, ऐसा हमें पास्ट का डेटा दिया हुआ रहता है एक्स का और वाई का, और हम दोनों में एनालिसिस करते हैं। पास्ट डेटा के बेसिस पे कोवेरिएंस निकाल के हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और r इक्वल टू +1 -1, और दोनों के बीच में एनालिसिस कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो हम पास्ट डेटा से जो एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बढ़ने से ये, इसके बढ़ने से ये, इसके बढ़ने से ये, तो ये एनालिसिस तो बेकार है ना। यही तो वीकली एफिशिएंट मार्केट बोल रहा है कि ये पास्ट का जो एनालिसिस करते हो ना तुम, ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये बेकार है। बिकॉज वीकली एफिशिएंट मार्केट इनके बेसिस पे आगे नहीं बढ़ता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है तो इस पे इंपैक्ट डाल चुकी है सिक्योरिटी पे, तो तुम्हें तो फंडामेंटल लगाना चाहिए या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग लगाना चाहिए। तो हमने कहा क्या हकीकत में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है पास्ट वाली, उसका इंपैक्ट इसमें आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये हमें निकालना है। कि हम कब ये मानेंगे कि एक टेक्निकल एनालिसिस जो होने वाला है उसका इंपैक्ट इस पे आ चुका है। तो वो इंपैक्ट कब आएगा, जब तुम्हारा कोरिलेशन, मैंने कहा अगर कोरिलेशन +1 आता है, मतलब कोरिलेशन +1 का मतलब आगे आने वाली सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला, सॉरी +1 नहीं, कोरिलेशन अगर 0 आ जाता है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमने बोला टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया। अब हम टेक्निकल एनालिसिस काम में नहीं ले सकते बिकॉज r इक्वल टू 0 है, कोई कोरिलेशन ही नहीं दोनों के बीच में, तो मतलब टेक्निकल इंपैक्ट इस पे आ चुका है। तो एक रेंज दी, ऑटो कोरिलेशन में एक रेंज दी हुई है कि 0 के इतना इधर और उतना उधर, मतलब या तो तुम्हारा डेटा 0 आएगा या 0.2 आएगा प्लस में, या 0.2 माइनस में आएगा। अगर तुम्हारा कोरिलेशन इनके बीच में आता है तो तुम बोलोगे ये मार्केट वीकली एफिशिएंट मार्केट है, और इनसे ज्यादा आता है तो हम बोलेंगे ये मार्केट वीकली एफिशिएंट मार्केट नहीं है, अनएफिशिएंट मार्केट हो गया। तो इसमें उस टेक्निकल चीजों का भी फर्क पड़ेगा। पर एक रेंज सेट कर दी कि अगर कोरिलेशन 0 है इसका मतलब टेक्निकल इंपैक्ट इस पे आ चुका है। तो एक रेंज बना दी हमने 0 के आसपास वाली, हमने बोला 0.2 और 0.2 इधर प्लस में और 0.2 इधर माइनस में। अगर इसके बीच में कोरिलेशन आपका लाया करता है तो हम इसको बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट है। अब इस तरह के मार्केट में कोई टेक्निकल ज्ञान काम में नहीं आ सकता है। तो ऑटो कोरिलेशन पास्ट इंफॉर्मेशन को लेता है, दोनों के बीच में रिलेशन बिठाने की कोशिश करता है। मैंने कहा कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा, r इक्वल टू 0 आ गया तो कोई रिलेशन ही नहीं बैठा। तो जब रिलेशन ही नहीं बैठा मतलब टेक्निकल इंपैक्ट इस पे आ चुका है, पर सिर्फ 0 से नहीं। उसने बोला 0 से 0.2 इधर और 0.2 इधर अगर डेटा आता है तो वो वीकली एफिशिएंट होगा। अब तुम बोलोगे सर 0.2 और 0.2 इधर क्यों आया? बिकॉज देखो बेटा, हम जो स्टफ करने जा रहे हैं वो मैकेनिकल स्टफ्स है, तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मैकेनिकलिटी समझेंगे, बिकॉज ये प्योर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स है, तो उनमें नहीं जा रहे हम। मैंने बता दिया कोरिलेशन क्यों एक अच्छा टेस्ट है वीकली एफिशिएंट के लिए, और क्यों कोरिलेशन को लिया इन्होंने काम में। अब दो तरह के कोरिलेशन काम में लिए किसी भी चीज को वीकली एफिशिएंट ट्राई करने के लिए। एक लिया ऑटो कोरिलेशन और एक काम में लिया सीरियल कोरिलेशन। अब दोनों के बारे में हम समझ लेंगे, ऑटो क्या है और सीरियल क्या है। तो देखो मैं कुछ डेटा लेता हूँ,
जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये डेटा है 5, 10, 12 और 14। वैसे इधर भी कोई डेटा ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ -5 +10 और 9 और 8। ये इस तरह का मैंने डेटा लिया। अब ये डेटा जो दिया हुआ है, समझ रहे ना, कोरिलेशन निकालना है हमें। तो कोरिलेशन तुम निकालना जानते हो, अगर ये डेटा मैं तुम्हें दूंगा तो तुम कोवेरिएंस निकाल लोगे और फिर आर भी निकाल लो। तो ये तो तुम पहले भी करके आ चुके हो। पर जो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट होता है उसमें एक ही सिक्योरिटीज के डेटा के साथ हमें कोरिलेशन निकालना पड़ता है। एक ही सिक्योरिटीज के 20 डेज का डेटा दिया हुआ होगा, एक्स का, 10 डेज का और 10 डेज का, ऐसे करके 20 डेज की इंफॉर्मेशन एक्स की होगी। और हमारा टेस्ट भी एक ही सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। हमारा टेस्ट ये थोड़ी बोल रहा है 2 सिक्योरिटी को काम में लो। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया मैंने 2 सिक्योरिटीज के बारे में कोरिलेशन बताया। मैं कह रहा हूं एक्चुअल में वो 2 सिक्योरिटी के बारे में एनालिसिस नहीं करेगा। वीकली एफिशिएंट तो सिर्फ उस एक मार्केट के बारे में तो बताएगा, उस एक सिक्योरिटी के बारे में हमें टेस्ट करना है। तो एक सिक्योरिटी के 20 डेज के डेटा लेंगे और देखेंगे कि इन 20 डेज के डेटा के बीच में आपस में कोरिलेशन है कि नहीं है। अगर उनके बीच में आपस में कोरिलेशन निकलता ना, उन 10 और 10 डेज के डेटा के बीच में, उस पहले 10 डेटा को एक्स बोलेंगे, दूसरे 10 डेटा को वाई बोलेंगे और बोलेंगे इनके बीच में आर निकालो और ये बताओ कि आने वाले समय में इस सिक्योरिटी पे टेक्निकल इंपैक्ट से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हमने पहले के 10 डेटा और दूसरे के 10 डेटा निकाल के देखा और बोला इन दोनों 10 डेटा के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो कोरिलेशन। मतलब आगे आने वाले समय में टेक्निकल एनालिसिस यानी कि पास्ट प्राइसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। और वही अगर कोरिलेशन 0.2 और इधर -0.2 आता है तो वो भी इंफॉर्मेशन कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, एक रेंज बना दी। पर एक ही सिक्योरिटी पे वो रेंज बनानी थी, इसलिए हमने एक ही सिक्योरिटीज के 20 डेज के डेटा लिए या 10 डेज के डेटा लिए 5 डिवाइड कर दिया, 20 को 10 डिवाइड कर दिया। मतलब बराबर डिवाइड करना, जितने भी डेटा लिखे हुए उनको बराबर बांट देंगे इधर और उधर, और फिर इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे और बस एनालिसिस कर देंगे। ओके सर, ये एनालिसिस बस इतना से ही करना है, इतना ही करना है। सिर्फ 10 और 10 डेज के डेटा को अलग करना है एक सिक्योरिटी के, सिंगल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने 2 सिक्योरिटी से कोरिलेशन समझाया, बिकॉज तुम अभी तक 2 सिक्योरिटी से समझ रहे थे। पर मुझे ये एक सिक्योरिटी पे टेक्निकल एनालिसिस लगेगा नहीं लगेगा और दूसरी पे टेक्निकल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक ही सिक्योरिटी का डेटा चाहिए। ओके सर, अब बात हमें आपकी एकदम समझ में आ गई। मतलब इसका नाम ऑटो कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि एक ही सिक्योरिटी के डेटा के बीच में कोरिलेशन, यस, ऑटो कोरिलेशन होगा। मतलब हमें x दिया हुआ होगा, x की हमें प्राइस दे रखी होगी 10, 20, 30, 25, 35, 40, 50 और 55। टोटल 8 डेटा दिए हुए x के, हमने बराबर डिवाइड कर दिया 4 को। ये पहले 4 हो गए x और दूसरे 4 हो गए y। और अब हमें इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है। मतलब जो जैन 21 का सवाल था उसमें क्लोजिंग प्राइस, हमेशा देखो एसएफएम में कभी भी अगर पेपर में तुम्हें कोई क्लोजिंग डेटा दे रखा हो ना, तो वो क्लोजिंग डेटा इंपॉर्टेंट होगा। उसने इस तरह से बांट रखा था सवाल बहुत सारे पॉइंट्स में था, बट एक्चुअली सवाल था कैसा, सवाल में ऐसे दिया हुआ था ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। तो हमें तो क्लोजिंग से मतलब था। उस क्लोजिंग डेटा में उसने 20 डेटा दे रखे थे, तो 20 में से हमें क्या करना था, 10 और 10 का ग्रुप बनाना था और ग्रुप बना के पहले 10 डेटा को x बनाना था, दूसरे को y बनाना था और कोरिलेशन निकाल देना था। तो तुम सोचो थोड़ा टिपिकल हो गया सवाल, पहले 10 डेटा अलग करो फिर उनका कोरिलेशन निकालो, तो सवाल कितना लेंथी हो गया। और बिकॉज क्लोजिंग डेटा भी पॉइंट्स में दिए हुए थे तो और ज्यादा मुसीबत, तो एकदम भारी सम था, अपर लेवल का, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, समझना, बहुत कैलकुलेशंस वाला मैटर था। तो ऑटो कोरिलेशन में जितने भी डेटा होंगे उनको बराबर डिवाइड करेंगे, x और y बनाएंगे और जय राम जी का नाम लेके क्या कर देंगे, कोरिलेशन निकाल देंगे। अब तुम बोलोगे सर इस पे और ज़्यादा ज्ञान दो, और ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते बिकॉज ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है ना, पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बिकॉज कोर्स का पार्ट नहीं है। तो अगर जो चीज़ कोर्स का पार्ट नहीं है उसमें ज़्यादा टाइम देंगे तो और ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्यों हम उसको कोर्स का पार्ट बना के ज़्यादा टाइम दें, हम सिर्फ समझ लेंगे ना। बहुत सारे बच्चे समझते भी नहीं कि ये वीकली एफिशिएंट फर्म के लिए लगाया जाता है, क्योंकि वीकली एफिशिएंट फर्म पे टेक्निकल एनालिसिस काम में आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब पास्ट डेटा, और पास्ट डेटा के लिए कोरिलेशन सबसे बेहतर टेक्निक है। तो एक ही सिक्योरिटी की बात करेंगे, हमेशा कोरिलेशन 2 में बात करता है, अभी एक ही सिक्योरिटी के 2 डेटा की बात करेगा, एक x और एक y बनाएगा एक ही सिक्योरिटी के डेटा से। तो एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आप लोग कर लेना घर पे। मान लो ये 20 है, ये 10 है, ये -5 है और ये -15 है।
और वैसे ही मतलब एक्स सिक्योरिटी की डेटा है सब, और वैसे ये हो जाएगा -35, -40, 25 और 30। ये एक सिक्योरिटी के 8 डेटा थे, तो हमको दोनों को बराबर बांट देना है। तो हमने कहा ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और इसके बीच में कोरिलेशन निकालना है। अगर कोरिलेशन की जो रेंज आती है वो तुम्हारी 0 आती है, या फिर 0.2 आता है कोरिलेशन प्लस में, या 0.2 माइनस में आता है, तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट मार्केट है। और अगर इससे ज़्यादा आता है तो हम बोलेंगे अनएफिशिएंट मार्केट है। तो ये करना है तुम्हें। सवाल को नोट कर लेना। मुझे पता है, उम्मीद है कि तुम ये बहुत ईजिली कर लोगे, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी बात है ही नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो गई हो। ये सवाल है तुम्हारे सामने, तुम्हें ये सवाल करना है, बस सिंपल था। ऑटो कोरिलेशन, ज़्यादा कोई दमदार सवाल आता नहीं है, इतना कोई दमदार टेस्ट भी नहीं लगा मुझे। अब एक आता है सीरियल कोरिलेशन। ये भी बहुत, सिर्फ एक टेक्निक तुम्हें पता होनी चाहिए, बाकी तो निकालना तो कोरिलेशन ही। कोरिलेशन कैसे निकलता है, अगर एग्जाम में इतना भी समझ के चले गए ना तो बहुत है। अब हमने कहा सीरियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा ये भी बहुत आसान है। हमने कहा सर बता दो क्या। इसमें मान लो तुम्हें डेटा ऐसे दिए हुए होंगे कि एक एक्स है, उसका डेटा ऐसे दिया हुआ होगा, बोलेगा 35, 39, 40, 45, 60, -70, ऐसे कुछ डेटा दिए हुए होंगे। तो हमें जब सीरियल कोरिलेशन निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को बराबर डिवाइड कर देंगे। पहले तो 8 डेटा होंगे, 3 3 6 डेटा है, तो हमने 3 3 को अलग बांट दिया। सेम वही वाला प्रोसीजर, पहले तो एक को x बनाया और एक को y बनाया। अब नाम से सीरियल कोरिलेशन, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज फिगर्स चाहिए। और परसेंटेज फिगर कैसे निकलेंगे, तो सिंपल है, x और y अब अलग अलग हो गया। हम बोलेंगे P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। मतलब ये P1 होगा, ये P0 होगा, फिर जब हम 40 लेंगे तो ये P0 होगा और ये P1 होगा। मतलब हमें परसेंटेज फिगर्स में बस डेटा को एनालिसिस करना है। तो 3 डेटा के 2 रह जाएंगे, 10 डेटा के 9 रह जाएंगे, 8 डेटा के 7 रह जाएंगे। समझ लो ना, पहले बराबर डिवाइड किया, फिर इधर से 3 होंगे तो वो भी 2 रह जाएंगे, इधर वाले 3 भी 2 रह जाएंगे, बिकॉज पहले वाले के लिए तो P0 कुछ होगा ही नहीं ना। हमने पहले भी सवाल किए हुए मीन मोड मीट, मतलब मीन जब निकाला था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था पास डेटा के बेसिस पे, तो मैंने कहा था P0 निकालो, रिटर्न निकालो। वही रिटर्न वाली टेक्निक है कि पहले रिटर्न निकाल लो, पहले सिक्योरिटी हमें कितना कितना फ्लक्चुएशन दे रही है उससे फ्लक्चुएशन निकालो। तो पहले डेटा अलग कर लो, 20 डेटा 10 और 10 कर लो, फिर 10 डेटा के बेसिस पे आंसर निकालो। तो हर बार P0 बदल जाएगी, पहले के लिए P0 ऊपर वाली, दूसरे के लिए P0 नीचे वाली। उस तरीके से तुम्हें सीरियली अरेंज करना है कोरिलेशन को, बस उसको बोलते हैं सीरियल। डेटा को अरेंज करो तो वो डेटा जो 3 डेटा होते हैं वो 2 में बदल जाएंगे। तो ये बदल जाएंगे 2 में, इधर भी 2, इधर भी 2। अब उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल दो नॉर्मली। हम देख लेते हैं कैसे हुआ, दो डेटा में कैसे बदला, करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्या फिगर्स थे, 39, तो हमने कहा 39 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये निकल के आ गया पहला फिगर। और दूसरा फिगर जो है वो कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। 40 माइनस 39, तो ये हो गया 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 39 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो दोनों ही मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया 39 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35 और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये आ गया 11.4। तो ऊपर वाला फिगर हो गया 11.4, तो हमने बोला 11.4%। और नीचे वाला जो फिगर है वो क्या हो गया, उसने बोला 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 39 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फिगर हो गया 2.5%। एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं आता है, पर हमें तो पता है कि वीकली एफिशिएंट को ट्राई करने के लिए सब डेटा होते हैं। इधर हमने किया तो हमने बोला 60 माइनस 45, तो ये निकल के आ गया 15 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25% हो गया। अगर ये पहले मैंने 60 माइनस में लिखा था तो सवाल को चेंज करके 60 को प्लस कर देना, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला 70, ये माइनस में ही है, माइनस 60 होगा नहीं, मतलब 60 भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 130, तो 130 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया। वापस कर लो इसको, ये -70 था तो -70 माइनस 60, तो हो गया -130, -130 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100,
एक सेकेंड, -70 -60 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 216% निकल गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 216.60%। बस अब हमारे पास 4 डेटा है, चारों डेटा का यूज़ करके कोरिलेशन निकालना है। और कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस निकालना है तुम्हें अब इन डेटा की मदद लेके। और कोवेरियंस कैसे निकलेगा? तो तुम्हारे पास है x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, ये किया डिवाइडेड बाय n किया, ये कोवेरियंस निकल गया। कोवेरियंस निकालने के बाद r निकालना पड़ेगा, r बोलेगा कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, बस एक ही डेटा होगा हमारे पास, हमें उसी में से x और y बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो एक ही सिक्योरिटी पे पूछ रहा है कि वो वीकली एफिशिएंट है या नहीं है, मतलब ये मार्केट वीकली एफिशिएंट है या नहीं है। तो इस पर टेक्निकल एनालिसिस लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए हमने 2 टेक्निक्स लगाई। पहली टेक्निक थी ऑटो कोरिलेशन, दूसरी सीरियल कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन सिंपल टेक्निक है और सीरियल कोरिलेशन थोड़ी सी मुश्किल टेक्निक है, बिकॉज उसमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों टेक्निक्स ज़्यादा नहीं समझा सकता, बिकॉज दोनों ही सिलेबस का पार्ट नहीं है आईसीआई के, पर फिर भी हमने इतना समझ लिया कि अगर एग्जाम में सवाल आता तो हम 100% सही कर देंगे। हमको ये पता है कोरिलेशन हमेशा एक्स और वाई के बीच में निकलता है। अब हमने सवाल का डेटा देखा और हमने कहा एक्स और वाई तो है ही नहीं, तो इसी में से कुछ एक्स और कुछ वाई बनेगा। देखो लॉजिक लगाओ, बहुत सारे बच्चों ने लॉजिकल तरीके से जैन 21 के पेपर में वो सम सही कर दिया। ऑटो कोरिलेशन नाम से पता पड़ गया, कोरिलेशन निकालना साला। अब कोरिलेशन निकालने के लिए एक्स और वाई चाहिए, सवाल में एक्स और वाई दिया हुआ नहीं था, तो बच्चों ने एक्स में से ही एक्स और वाई को अलग कर दिया। उन्होंने बोला चलो 20 डेटा है ना सर, 10 और 10 कर देते हैं, और 10 को एक्स माना 10 को वाई माना और सवाल करके आ गए, और वो सवाल एकदम सही हो गया उनके, बिकॉज उनको कोरिलेशन पता था। 2 के बीच में निकलता है, जब 2 नहीं है तो इन्हीं में से किसी को 2 बना लो, और 2 बराबर बराबर बनाना है बस। सीरियल था नहीं, अगर सीरियल था तो फंस जाते, बिकॉज सीरियल में परसेंटेज आता है तो वो तो पता नहीं था, पता रखना पड़ता है। तो ये सवाल था, कुछ बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक से भी कर दिया था। अब यही बात है, ये लेके जाना पड़ता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्या है ये लेके जाना, और वो तुम सबके पास है तो उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब हम जो टेस्ट करने वाला है वो रन टू रन टेस्ट, हम इसको बोलेंगे रन टेस्ट। हमने जो कोरिलेशन पढ़ा उसने क्या बोला, उसने बोला पास्ट डेटा में जो फिगर्स थे ना, जैसे 20, 10, वो इन फिगर्स का डिफरेंस निकाल रहा था। अब ये रन टेस्ट जो है वो बोल रहा है इस फिगर को छोड़ो यार, हमें फिगर से मतलब नहीं है, हम तो ये देखेंगे कि पहले 20 था, अब 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर वापस 10 हो गया। हम इनके साइन को देखेंगे। साइन मतलब 20 से 10 का होना मतलब माइनस हो गया, 10 से 5 का होना मतलब फिर से माइनस हो गया, और 5 से 10 होना मतलब प्लस हो गया। मतलब इन साइन से कुछ करो, इन साइन की मदद से कुछ निकाल के दिखाओ कि आने वाले समय में पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, मतलब या तो गिरेगा या बढ़ेगा, ये हमें बताओ। अगर आने पीछे के साइन से हमें पता पड़ जाता है कि आगे वाले समय में बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वीकली एफिशिएंट मार्केट में तो पता ही नहीं पड़ सकता ना कभी कि आने वाले समय में पास्ट डेटा की मदद से क्या होगा, पता नहीं पड़ सकता, उसी को तो वीकली एफिशिएंट मार्केट बोलते हैं। तो रन टू रन टेस्ट भी वीकली एफिशिएंट मार्केट के केस में ही काम में आ रहा है। और ये भी क्या बोल रहा है, पास्ट में जो प्राइजेस हो चुकी है उनमें क्या हुआ, वो बढ़े या घटे, बढ़े या घटे, प्लस या माइनस हुआ। हमने कहा अच्छा, मतलब कोरिलेशन में फिगर यूज हो रहे थे, और रन टू रन टेस्ट में क्या यूज होगा, रन टू रन टेस्ट में साइन यूज होंगे, साइन, ओके, प्लस और माइनस वाला साइन, मतलब बहुत सारे डेटा दिए हुए होंगे। हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे डेटा होंगे रन टू रन टेस्ट में भी। सर जैसे कि कुछ बताओ, हमने कहा देखो 10 डेटा हम ले लेते हैं। ये हमने कुछ डेटा लिए, मैंने कहा बताओ कितने साइन बन रहे हैं। पहले 20 से 5 हो गया मतलब माइनस, 5 से 10 प्लस, 10 से 15 प्लस, प्लस प्लस माइनस, फिर 15 से 16 प्लस, और फिर 16 से 10 क्या हो गया, माइनस। माइनस के कितने साइन हो गए, 2 माइनस के साइन है, सॉरी 1 2 3 माइनस है, और प्लस कितने, 1 2 3 4 5 प्लस है। मतलब मैं ये बोलूँ N1 N2,
N1 को मैं प्लस बोल रहा हूँ और N2 को माइनस बोल रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ प्लस के साइन तो हो गए 1 2 3 4 5, मतलब प्लस के साइन तो 5 है और माइनस वाले जो साइन है वो कितने हैं 1 2 और 3, माइनस वाले साइन है 3 और हमें रन निकालना है। इसमें पहले प्लस का साइन माइनस का साइन और फिर रन निकालना पड़ता है। रन का मतलब कितना भागा, कितनी बार भागा। भागने का मतलब जब हम प्लस से प्लस में भागते तो उसको भागना नहीं बोले, प्लस से माइनस का होना भागना, माइनस से प्लस का होना भागना कहलाता है। यही रन टेस्ट की महिमा। मैंने कहा ना मैकेनिकल टर्म से थोड़े, तो मैकेनिकलिटी भी हमें समझनी पड़ेगी ना। तो हमने कहा देखो यहां पे एक बार भागा माइनस हुआ, फिर प्लस और प्लस, यहां भी प्लस प्लस ही रहा, मतलब ये भी एक ही रन चल रहा है, एक रन ये 2 रन हो। फिर यहां पे फिर बदला साइन 3 रन, यहां पे फिर साइन बदले 4 रन और यहां पे फिर साइन बदला मतलब 5 रन। मतलब जितनी बार वो अपने साइन को चेंज करेगा उतने बार रन बनेगा। यहां साइन चेंज किया था फर्स्ट टाइम तो ये 1 रन था, यहां साइन चेंज ही नहीं किया 25 तक आने तक भी, तो ये भी एक ही रन रहा 2 रन। यहां पे फिर माइनस किया तो ये 3 रन हो गए इसके, यहां पे फिर प्लस किया तो ये 4 रन हो गए, फिर रन चेंज किया तो 5 रन हो गए, तो टोटल रन हो गए 5। तो गाइस देखिए अभी ये रन क्या इंडिकेट कर रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखिए इतने सारे डेटा में रन ने क्या इंडिकेट किया, जैसे मान लो डेटा था हमारे पास, उसमें पहले हो रहा था माइनस, फिर हो रहा है प्लस, फिर हो रहा है माइनस, फिर हो रहा है प्लस, फिर हो रहा है माइनस और फिर हो रहा है प्लस। तो हम इस डेटा, ये पास्ट में हो चुका है, इस डेटा को देख के मैं आज भी बता सकता हूं कि अगर आज भाव प्लस चल रहा है ना तो उसके बाद माइनस होने वाला, मतलब शेयर नीचे गिरने वाला, बेच दो, आज ही बेच दो ज्यादा पे, क्योंकि आगे तो कम होने वाला है और जब कम होगा तो वापस खरीद लेना। ये मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं पास्ट के डेटा के बेसिस पे रन्स को देख के। तो रन्स हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट वीकली एफिशिएंट है या नहीं। तुम खुद देखो ना, अगर मार्केट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला होगा तो हम बता देंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट है। वैसे ही अगर रन ऐसे हुए, रन अगर ऐसे हुए डेटा में प्लस 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 माइनस 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 फिर प्लस 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 प्लस, तो हम बता सकते हैं कि जब एक बार रन प्लस में आता है तो कम से कम 4 टाइम तक प्लस में रहता है, मतलब 4 दिन वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर एक बार माइनस में आता है तो 4 दिन गिरेगा ही गिरेगा। तो हम इस पास्ट के डेटा को रन्स के बेसिस पे बता पा रहे हैं कि मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है। इस मार्केट में टेक्निकल डेटा का यूज किया जा सकता है अगर रन्स इतने हैं तो। मतलब हम कहना चाह रहे हैं टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से रन, भाई जितने भी हमने डेटा निकाले ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसमें से रन इतनी कैपेबिलिटी रखने वाले होने चाहिए कि हमें ये बता दे। तो सर कितनी पॉपुलेशन में कितने रन होने चाहिए ये हमें नहीं पता कि कितनी पॉपुलेशन में कितने रन होंगे तो हम मार्केट को बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट है, या मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है तो वो कितने रन होंगे जो हमें ये बताएंगे कि मार्केट वीकली एफिशिएंट है या नहीं है। तो इसके लिए बोला कि तुम मीन निकालो, जितने भी तुम्हारे रन आ गए ना उन रन्स के बेसिस पे मीन निकाल लो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मतलब तुम्हें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। मीन बताएगा कि क्या ऑन एन एवरेज रन रहने चाहिए, तुम्हारी जितने भी डेटा उसमें से ऑन एन एवरेज कितने रन रहने चाहिए और उन ऑन एन एवरेज में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है रन का। तो आप बोलोगे सर मीन निकालना तो हमें आता है, मीन मतलब सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। नहीं, यही फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैंने कहा ना झटका लगने वाला है बेटा। देखो वहां ये फॉर्मूला क्यों लग रहा था, वहां हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते थे और यहां हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो जहां हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं वहां ये फॉर्मूलाज काम नहीं आते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का फॉर्मूला कुछ और है और वो फॉर्मूला ये है। मुझे पता है गाइस कभी कभी हम शॉकिंग न्यूज में आ जाते हैं कि यार एक्चुअली मीन बदल गया। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी कुछ होगा, मतलब मीन का फॉर्मूला भी डिफरेंट है यहाँ पे और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी डिफरेंट है। अब सर मीन का फॉर्मूला क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है म्यू -1 और म्यू -2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 -1। ओके सर ये फॉर्मूला है। और सर फिर मीन का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो मीन का फॉर्मूला, एक सेकंड गाइस क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा, स्क्रीन कहाँ अटक गई। तो हमें मीन निकालना है और मीन का फॉर्मूला क्या है 2n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 और यहाँ पे है +1।
तो ये फॉर्मूला मीन का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, मतलब हमें रन्स का मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमने कहा ठीक है मीन निकाल लेते हैं। हमने कहा हमारे पास n1 कितने हैं 5 और n2 है 3, तो हमने कहा मीन तो होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और यहाँ पे हो जाएगा +1। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, पहले मीन निकाल लेते हैं और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात। तो हमारे डेटा में देखो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 मतलब 4.75, मतलब हमारा मीन हो गया 4.75। हमने कहा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √μ-1 फिर μ-2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1, मतलब सर हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बैठेगा 4.75 माइनस 1 4.75 माइनस 2 n1 प्लस n2 माइनस 1 का अंडर रूट, मतलब सर वैल्यू बैठेगी 4.75 माइनस 1 यानी कि 3.75। तो पहली वैल्यू बैठ गई और दूसरी वाली बैठ गई 4.75 माइनस 2, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.75 से और डिवाइडेड हो जाएगा 7, तो 3.75 मल्टीप्लाई बाय 2.75 डिवाइडेड बाय 7 और अंडर रूट, तो वैल्यू आ गई 1.2, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 1.2। तो अब हमारे पास पता पड़ गया रन है 5, उन रन का मीन जो दे रखा है वो मीन है हमारा 4.75, हमने कहा वो है 4.75, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 1.2। एक बार वापस निकाल लेता हूँ कहीं कैलकुलेटर कोई मिस्टेक नहीं हो गई है। 3.75 मल्टीप्लाई बाय 2.75 डिवाइडेड बाय 7 n1 प्लस n2 माइनस 1 7, ये आ गया 1.42 को हमने अंडर रूट किया तो 1.21, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.21 आ रहा है, ये हमारा मीन और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आर हो गया। अब हमें टी टेबल में जाना पड़ेगा। गाइस देखो ये थोड़ा मैकेनिकल टर्म चल रहा है, पहले आर निकाला फिर मीन निकाला, टी टेबल का मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी टी टेबल वाला है, इसलिए दोनों फॉर्मूला बदल गए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के। अब मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, अब हमें डिग्री निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है n1 प्लस n2 माइनस 1, जो हमारे सम में होगी 7। अब 7 पे हमें t की एक वैल्यू दे रखी होगी, मतलब हमें क्या करना है, हम बोलेंगे अगर हमारे रन जो आए 5 वो इसके बीच में, किसके बीच में, हमारा यहाँ पे रखते हैं मीन 4.75, और यहाँ से हम निकालेंगे लोअर लिमिट और यहाँ निकालेंगे अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो ऐसे निकलती है, देखो लोअर लिमिट म्यू माइनस टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और अपर लिमिट निकलती है ऐसे म्यू प्लस टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें टी की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ ये टी निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। सवाल में हमेशा दिया हुआ होता है टी की वैल्यू, हमेशा आईसीआई के सवाल में टी की वैल्यू दी हुई होगी, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टी की वैल्यू दी हुई होगी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहचाननी पड़ेगी कि हमें कौन सा टी लेना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारी वैल्यूज दे रखी होगी n1 n2 माइनस 1, तो हमारा 7 निकला है। अब तुम्हें 7 में भी दे रखी होगी, तुम्हें 8 में भी दे रखी होगी, 9 की भी दे रखी होगी, तुम्हें ये और ये वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें 7 वाली वैल्यू चाहिए। तो 7 वाली वैल्यू मान लो टी की तुम्हें दे रखी थी 0.25, ये टी की वैल्यू थी, तो तुम बोलोगे अपर लिमिट क्या होगी 4.75 प्लस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था 1.21 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये तो हो जाएगी अपर लिमिट। तो हम बोलेंगे अपर लिमिट ये हो गई 1.21 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 4.75, तो अपर लिमिट हो गई 5.0525, मतलब हम जो कह रहे हैं वो रेंज, ये जो रेंज है ये निकल गई 5.025, सॉरी ये अपर निकली ना, अपर उधर आएगी, ये अपर निकल गई
0.025 और हमारा मीन देख लो 5 है, मतलब इसके अंदर है। अगर अंदर है तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है। अगर इसके बाहर होगा तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट मार्केट है। अगर मार्केट इसी के अंदर है तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है। अगर मार्केट यहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे हमारा रन्स अगर यहाँ पे फॉल करेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है। और इसके बाहर फॉल करेगा तो हम बोलेंगे मार्केट पे टेक्निकल डेटा कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, वरना मार्केट में टेक्निकल डेटा प्रभाव डाल सकता है। अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने के लिए टी की जरूरत पड़ी। मैंने कहा टी की वैल्यू तुम्हें दी हुई होगी, तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम सवाल में दिया हुआ होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहचानना है तो उसको पहचानने का तरीका होगा n1 + n2 - 1। थोड़ा सा मैकेनिकल सम है, वापस बताता हूँ सवाल को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जो डेटा दे रखा होगा पहले तुम्हें उस डेटा से क्या निकालना पड़ेगा, n1 निकालना पड़ेगा, n2 निकालना पड़ेगा और r निकालना पड़ेगा। हम बोलेंगे जो r आ गया है उस r को छोड़ो, उस r को देखो कि क्या वो मीन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आ रहा है क्या। यहाँ आ रहा है तो मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है, इसके बाहर आ रहा है तो मार्केट वीकली एफिशिएंट है। हमने कहा कैसे निकालेंगे मीन, तो हमने कहा मीन का एक फॉर्मूला होगा। तो हमने कहा सर मीन का फॉर्मूला तो वही पुराना वाला। मैंने कहा नहीं, यहाँ टी टेबल यूज आ रही है, टी का फिगर यूज आ रहा है इसलिए अलग होगा मीन। हमने कहा मीन का फॉर्मूला होगा n1 n2 2n1 n1 + n2 और +1। और वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा μ-1 μ-2 डिवाइडेड बाय n1 + n2 - 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का अंडर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। फिर मैंने कहा अब तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n1 + n2 - 1। ये निकालने के बाद मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी। अपर लिमिट का फॉर्मूला होगा तुम्हारा जो मीन निकला है वो मीन प्लस टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन दोनों से तुम्हें लिमिट निकल जाएगी, ये मीन होगा और ये तुम्हारी लिमिट होगी। इस लिमिट में फॉल कर रहा है रन तो मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है, वरना मार्केट वीकली एफिशिएंट है। ये तीनों टेस्ट हो गए जब वीकली एफिशिएंट है या नहीं है पहचानने के लिए। कोरिलेशन में जो लिमिट थी वो ये थी, अगर वो 0 से लेके 0.12 इधर और 0.2 इधर आता है तो मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं होगा, इसके बाहर रहेगा तो मार्केट वीकली एफिशिएंट होगा। वैसे रन्स को भी हमने देख लिया कि कितने रन कितने डेटा में होने चाहिए, तो रन्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल के हमने चेक कर लिया। थोड़ा सा मैकेनिकल टर्म था तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपने को रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही हम ये क्लास का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के साथ। तो अभी हम इसे समाप्त करते हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच।